मेरा आपसे एक और सवाल है कि जो गाँव में पारिवारिक मतभेद चलते हैं, कई गाँव में और जितने भी गाँव हैं लगभग सभी में जो पारिवारिक म मतभेद चलते हैं भाई-भाई में, चाचा-भतीजे में, तो उसके बारे में आप उन्हें क्या राय देना चाहेंगे जो पारिवारिक मतभेद है वो ख़त्म हो सके? देखिए, हम तो ये चाहते हैं पहली बात क्या होता है परिवार एक ऐसी चीज़ है हुँ, जिससे निकल इंसान कभी निकल नहीं सकता है। हुँ, भले आप में कितना ही मतभेद क्यों ना हो जाए या कितनी बुराई क्यों ना हो जाए, हुँ, परिवार तो परिवार ही होता है। हुँ, और हम या कोई भी परिवार वाला जो भी मतलब मतभेद रहते हैं हुँ, जिनमें, तो हम ये चाहते हैं कि ये पारिवारिक मतभेद छोटी-छोटी चीज़ों से मतभेद होते हैं परिवार में। हुँ, तो उन छोटी-छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाए। हुँ, जैसे कि कोई बड़ा भाई है, हुँ, तो वो बड़े भाई छोटे भाई को वह इज़्ज़त दे, जिससे कि छोटे भाई को ये महसूस ना हो कि बड़ा भाई हमारी इज़्ज़त नहीं कर रहा है। हुँ, और छोटे भाई का फ़र्ज़ ये है हुँ, कि वो बड़े भाई को भी वही इज़्ज़त दे कि हुँ, बड़े भाई को ऐसा महसूस ना हो कि बड़े छोटे भाई ने हमारी इज़्ज़त नहीं हुँ, की। नहीं जी। तो छोटी-छोटी चीज़ों से ही परिवार में फूट होती है। हुँ, अब वो चीज़ें या तो महिला के ज़रिए होती हैं हुँ। या जो बाहरी लोग होते हैं हुँ। उनके ज़रिए होती है। हाँ, बाहरी लोग जैसे कई लोगों को मैंने देखा है जो एक-दूसरे की वो हाँ, बुराइयाँ करते हैं हाँ, और कहते हैं, "तेरे भाई ने तो ऐसा किया, हाँ। वैसा किया और वो तेरे बारे में ऐसा सोचता है, वैसा बोल रहा था।" ऐसी तमाम प्रकार की बातें रहती हैं। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो ये छोटी-छोटी कमियाँ हैं, देखिए रिश्तों में दरार कभी नहीं पड़ेगी अगर आप छोटी चीज़ों को भूलेंगे क्योंकि देखिए इंसान हैं हम सब और इंसान से क्या होती है कि छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, छोटी-छोटी मिस्टेक होती हैं। अगर हम उन मिस्टेकों को देखने लग जाएँगे तो हमारा परिवार का जो संबंध है एक-दूसरे के प्रति, जो हम एक-दूसरे के प्रति मिल-जुल कर रहते हैं, वो चीज़ें कम हो जाती हैं। वही हम कहना चाहते हैं कि बड़ा जो भी उम्र में अपन से परिवार बड़े हैं, तो उन्हें बड़ा हृदय हुँ, रख के, बड़ा दिल रख के, हुँ, छोटे को माफ़ कर देना चाहिए हुँ, और छोटे को बड़ा दिल रख के अपने बड़े के को स्वीकार कर हुँ। लेना चाहिए। हाँ। तो इन चीज़ों से क्या होता है, चाहे देखिए आप समाज के तौर पे हो या राजनीतिक तौर पे हो, तो अगर परिवार आपका एक है, हुँ, संगठित है, तो हुँ, आप उसमें बहुत मजबूत रहेंगे। हुँ, तो परिवार के लिए सभी को छोटी-छोटी चीज़ों को भूल करके, उनको नज़रअंदाज करके अपनी एकता बनाए रखना चाहिए, जिससे कि समाज में जो लोग आपको भड़काना चाहते हैं, हुँ, भाई-भाई को लड़ाना चाहते हैं हुँ, या परिवार में जो लोग फूट डालना चाहते हैं, वो लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। हुँ, अगर आप लोग दृढ़ निश्चयी हैं हुँ, और आप लोग एक-दूसरे की छोटी-छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, तो हुँ, परिवार में कोई आपकी फूट नहीं डाल सकता है। हुँ। और ये बात तो आपकी सत्य है और यही बात मैं जो सर ने कही यही बात मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि देखिए परिवार में फूट का कारण हमने कई इतिहास देखे हैं और कई इतिहास ऐसे हैं जो अभी के हैं और देखिए महाभारत का कारण भी परिवार की फूट ही है। इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी घटना घट जाए, परिवार में फूट मत लाना। नमस्कार मित्रों, आज का पॉडकास्ट मिस्टर अजब सिंह यादव के साथ तो मैं इनके बारे में जितना मुझे पता है पहले मैं वो बता देता हूँ आपके लिए। तो ये पेशे से एक कोचिंग चलाते हैं, एक नहीं बल्कि कई जगह चलाते हैं, कुछ शहर में चलाते हैं, तो कुछ गाँव में चलाते हैं। लेकिन इनका जो ज़्यादातर समय गुज़रता है, वो गाँव से जो गुज़रता है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं, साथ ही में अपने आस-पास के जितने भी लोग हैं, उनके लिए जागरूक करने का कार्य करते हैं। तो सर अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए? जी, हम अजब सिंह यादव बानौली और हम इस समय शिक्षक हैं। जी, और हमने शिक्षा की शुरुआत जब हमने क्लास 12 की थी तभी से शुरू कर दी थी। जी, 2011 से हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं। जी, तो ललितपुर में पहले क्या था कि मोहल्ले में कुछ बच्चे जुड़े तो वहाँ शुरू कर दिया पढ़ाना जी, और उसके बाद फिर हमने एक प्रॉपर कोचिंग स्टार्ट कर दी, श्री राधा कृष्णा कोचिंग क्लासेस के नाम से। जी, तो हमने फिर शहर में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया जी, और वहाँ पढ़ाते रहे लगातार। जी, फिर उस बीच 2019 के लास्ट में जब लॉकडाउन लगा, जी, कोरोना पीरियड आया, हाँ, तो हम लोग शहर छोड़ के प्रॉपर गाँव में आ गए, हुँ, पूरी तरह से गाँव में रुक गए। अब गाँव में पूरा समय फ्री थे, कोई काम ही नहीं था। हुँ, तो फिर अगल-बगल के परिवार के बच्चों को जोड़ के कोचिंग पढ़ाना गाँव में ही शुरू कर दिया। हुँ, तो इससे क्या हुआ कि गाँव के जो बच्चे अगल-बगल के तो और बच्चे आने लगे और बच्चे आने से मतलब गाँव में काफ़ी बच्चे हुँ, आने लगे। हुँ, और फिर जब जब ये जानकारी अगल-बगल गाँव को बढ़ी तो वो लोग कहने लगे, सर जैसे आप अपने गाँव में शिक्षा दे रहे हैं, हुँ, तो हमारे गाँव में भी शिक्षा दी स्कूल बंद है, सब चीज़ें बंद है, बच्चे भूल जाएँगे, तो आप हमारे गाँव में भी करिए। तो हुँ। हमने अगल-बगल के गाँव में भी मतलब अपने बैच स्टार्ट कर दिए। जी। अब मेरा आपसे सवाल ये रहना रहता है हुँ। कि जो आपने राजनीति में कदम रखा है, वो क्या सोचकर क्या विचार थे आपके कि आपने राजनीति में कदम रखा अपना? देखिए, राजनीति में आने का हमारा एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि राजनीति एक ऐसा ज़रिया है जिससे सबसे अधिकतर समाज सेवा की जा सकती है जी। और समाज में बदलाव राजनीति के ज़रिए लाया जा सकता है। क्योंकि लोग अधिकतर गाँव के हों या शहर कहीं के भी हों, तो उनका जो बदलने का या समाज में बदलाव का कारण होता है, वो राजनीति से ही प्रेरित है। हुँ। क्योंकि लोग राजनेता को देख के ही अपने जीवन में बदलाव लाते हैं या उदाहरण के तौर पर उन्हीं को उदाहरण देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो सर हैं वो आपने सुना होगा राघ पंचमपुर ग्राम पंचायत से हैं और ये प्रधानी की भी तैयारी हालाँकि कर रहे हैं। तो इनका ये पहली फर्स्ट बार। बार नामांकन रहने वाला है और ये पूर्णतः इस वर्ष प्रधानी के चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं हालाँकि। लेकिन इनके जो अंदर का वो जुनून है, बस इनका एक ही उसूल है कि हमें समाज सेवा करना है, करप्शन बंद करना है और जितना भी ये सब लोगों के बीच में हुआ है कि जात-पात ये सब जिससे लोग आपस में वोट तोड़ते हैं और लोगों को पीछे पीछे की ओर धकेल रहे हैं, जुआ, दारू वगैरह से। इनके प्रति भी पूरे गाँव में आस-पास के गाँव में ये सभी लोगों को पता है कि ये जुआ और दारू के विरुद्ध काफ़ी सख्त हैं।
ये हमारा मकसद ये है कि समाज में जैसे कि गलत धारणा से राजनीति की जा रही है, जी, या जात-पात पर, या धर्म के नाम पर, या मांस-मदिरा के नाम पर, या वोटों को खरीद-फरोख्त करके अपने आप को नेता बना लेते हैं, या कोई संविदा पद पा लेते हैं। जी। तो हमारी कोशिश ये है कि जात-पात को मिटा के समाज में शिक्षा लाएँ, हुँ, भ्रष्टाचार को मिटाएँ हुँ, और बदलाव कर सकें, जिससे लोग आगे बढ़ें। देश का जी, गाँव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। जी, तो हमारी कोशिश है कि गाँव का जो गरीब तबका है बेरोज़गार पढ़ के उसको रोज़गार मिले, गरीबों को रोज़गार मिले, और सबसे ज़्यादा जो लोग गरीब बच्चों के बच्चे हैं ना, तो जी, उन लोगों को क्या है, वो शराब तो पिलाते हैं लेकिन शिक्षा नहीं देते हैं। जी। उनको शिक्षा नहीं देना चाहते, कि शिक्षित बन जाएँगे तो उनके हुँ, पीछे नहीं, गुलामी नहीं करेंगे उनकी। हुँ, तो हुँ। हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम उन गरीब तबके को सुधारें और उनको शिक्षित करें, जिससे वे अपना अच्छा-बुरा सोच सकें। जी, जी। ये तो सर की बहुत अच्छी सोच है। तो अगला क्वेश्चन हमारा इन्हीं से रहने वाला है। सर अब हमारा तीसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपको मिली मतलब आप पहले टीचर थे, फिर इसके बाद राजनीति में क्यों आए आखिरकार? इसका कारण है लॉकडाउन पीरियड। जी। जब अपने देश में कोरोना आया, हुँ, तो देखिए अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में बगैर बताए लॉकडाउन लगा दिया। जी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा कि जो लोग गरीब लोग या जो जिनके पास रोज़गार था, उनका रोज़गार छिन गया, तो हुँ, वे कई-कई किलोमीटर, कई हज़ार किलोमीटर दूर अपने गाँव से या अपने शहर से दूर थे। पैदल चल के आए। तो पैदल चल के आए, हुँ, और बहुत बुरी स्थिति में कई जगह लोग मर गए, कई हुँ, जगह मतलब भूखे प्यासे तड़पते रहे, हुँ, बिलखते रहे। हुँ, तो इस चीज़ में हमें ये रहा है कि अगर कोई अच्छा नेता अपने देश में शिक्षित होगा, हुँ, तो नेता जो भी निर्णय लेगा वो सोच समझ के निर्णय लेगा। ऐसे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेगा, जिससे लोगों की जनहानि हो हुँ, या लोग परेशान हों। हुँ, तो इसीलिए हमने सोचा कि समाज में अगर बदलाव करना है, समाज को हुँ, जागरूक करना है, तो राजनीति में आना पड़ेगा। हुँ। इसीलिए हम राजनीति में आए। और हमारा चौथा सवाल ये रहेगा आपसे कि आप एक टीचर हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि एजुकेशन कैटेगरी में कितनी कमियाँ हैं, तो आप कोई 5 कमियाँ गिना सकते हैं हमारे लिए? कमियाँ तो देखिए, सबसे पहले अपने भारत देश में सबसे बड़ी कमी क्या है कि बच्चे को उसके मनमाफ़िक नहीं पढ़ाया जाता है। हुँ, मतलब उस पे पढ़ाई एक तरह से थोपी जाती है। हुँ, मतलब अपना बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, उसको हुँ, वैसे ना पढ़ा के, हुँ, जो परिवार की या जो बगल के बच्चे क्या कर रहे हैं, हुँ, वो थोप दिया जाता है उस पर। हुँ, सबसे बड़ी कमी तो अपने देश की यही है। ना कि स्किल पे स्किल पे ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी हाँ, काबिलियत पे ध्यान नहीं दिया जाता कि वो किस क्षेत्र में अपना काबिलियत हुँ, दिखा सकता है, उसे पढ़ाई थोपी जाती थोपी है। जाती है। तो सबसे बड़ी कमी तो यही है। ठीक है। दूसरी कमी अपने देश में ये है कि कुछ बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, हुँ, लेकिन उनके लिए पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है उनके पास। हुँ, ये भी बड़ी समस्या है। ठीक है? तो ये सबसे बड़ी समस्या है। हुँ, तीसरा कारण, जैसे कोई गाँव का बच्चा है, हुँ, तो वो गाँव में रह के तो पढ़ रहा है, हुँ, लेकिन जैसे ही उसकी हाई 10वीं क्लास होगी या इंटर होगी, तो उसके बाद उसको जो हाई लेवल की क्लास की पढ़ाई करना है, तो उसके लिए वो गाँव उपलब्ध नहीं है अपने हुँ, यहाँ। तो वो क्या करेगा, शहर नहीं जा पाएगा, हुँ, तो वो आगे की पढ़ाई नहीं नहीं कर कर पाएगा। पाएगा। चौथी बात ये है कि अपने यहाँ के जो माँ-बाप हैं, हुँ, पेरेंट्स हैं, हुँ, सभी पेरेंट्स तो इतने नहीं, कुछ पेरेंट्सों की मानसिकता ये रहती है कि पढ़ाई का पैसा बर्बाद हो रहा है। हुँ, मतलब वे लोग बच्चे को अच्छा शिक्षित नहीं करना चाहते, हुँ, बस बच्चे को इतना शिक्षित करना चाहते हैं, तेरा बच्चा भाई पढ़ गया, हुँ, मार्कशीट आ गया, हुँ, चल ठीक है अब हो गया। हुँ। तो उनकी इंटर पास कर ली हाँ, तो शिक्षित माने शिक्षित गए, शिक्षित माने गए। ना तो कि इसमें हाँ, स्किल सिखाएँगे और ना नहीं, आगे की पढ़ाई पढ़ाई करने देंगे। कराएँगे। तो सबसे बड़ी कमी ये है, और 5वीं सबसे बड़ी कमी क्या है, अपने यहाँ पर क्या है, एक तो बेरोज़गारी अधिक है। हुँ, तो जो भी माँ-बाप होते हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है हुँ, कि बच्चे को वो उच्च लेवल की शिक्षा दे हुँ। दिला सकें। एक तो पहुँचाते नहीं है, फिर हाँ, दूसरी कारण ये हो जाता है कि हाँ, उनके पास पैसा नहीं पैसा नहीं होता, होता है। इस वजह से वो आगे पढ़ाई के लिए नहीं भेज नहीं होता है, पाते। और बच्चे यहाँ पे छड़ जाते हैं। ठीक है। तो ये अपने देश की सबसे बड़ी समस्याएँ रहती हैं। तो आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि जो शहर में भी आपने हालाँकि कोचिंग पढ़ाई है, गाँव में भी अब भी पढ़ा रहे हो, तो गाँव और शहर की जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें क्या फ़र्क रहता है, आप बता सकते हैं? गाँव और शहर की शिक्षा प्रणाली, सबसे बड़ा फ़र्क है बच्चों की सोच का। हुँ, गाँव में क्या होता है हुँ, कि गाँव में बच्चे 1 घंटे कोचिंग पढ़ के तो चले हुँ, गए, हुँ, लेकिन उस चीज़ का वो घर पे रिवीज़न ही नहीं करते हैं। हुँ, उसका पुनः अभ्यास नहीं करते हैं। हुँ, और उस पुनः अभ्यास के अलावा क्या होता है कि वो घर के काम अधिक करते हैं, हुँ, ना कि शिक्षा के काम। हुँ, और जबकि शहर में ये होता है कि बच्चे को केवल पढ़ाई पर ही फ़ोकस करने का हुँ, मौका मिलता है, हुँ। जबकि गाँव में ऐसा नहीं होता है। यानी वो जो शहर के हाँ, बच्चे होते हैं, हाँ, राइटिंग, रिवीज़न और रिमेंबर, नवंबर लेकिन गाँव में ऐसा नहीं नहीं होता। होता है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं वो हाँ, तो कुछ बच्चे उसमें करते हैं, लेकिन उसमें परिवार का भी दबाव होता है। यानी माता-पिता हैं, हाँ, हाँ। उनका सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि मोबाइल और सोशल मीडिया बच्चों के दिमाग पर क्या कोई असर पहुँचा रहा है? हाँ, ये सबसे बड़ा कारण है। आज के समय में बच्चों को मोबाइल और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इसका। इससे बच्चे मतलब ये समझ लीजिए कि 90% बच्चे इससे समस्या से जूझ रहे हैं। हुँ, उनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है। हुँ, बाकी 2-5-10% बच्चे ऐसे हैं जिनका मन लगता है पढ़ाई में, हुँ, लेकिन अधिकतर बच्चों की समस्या यही है। तो मोबाइल का उपयोग जितना हो सके कम से कम करना चाहिए आज के बच्चों को। हुँ, और हम तो यही कहेंगे कि उनके गार्जियन से भी, माता-पिता से भी, कि आप जितना हो सके खुद भी आप मोबाइल का प्रयोग कम करें। क्योंकि जब आप कम करेंगे तब आपका बच्चा भी कम हुँ। करेगा। हाँ, अगर आप मोबाइल से कुछ सीखते हैं, तो आपके लिए मोबाइल बेटर हो हाँ, सकता है। अगर बेफ़ालतू की वीडियो देखते हैं, तो आपके लिए मोबाइल खराब हो सकता है और बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। अगर आप हाँ, मनोरंजन के हिसाब से आप आधे 1 घंटा निकाल सकते हैं मोबाइल, लेकिन ये नहीं कि मनोरंजन की जगह आप 3 से 4 घंटे डेली ही व्यर्थ करें। अब हमारा एक और सवाल रहेगा आपसे और जो अब हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। आज के युवा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है राजनीति में ही आने की। हुँ, उसका कारण ये है कि जब आप नया युवा, नई सोच का युवा राजनीति में नहीं आएगा, हुँ, तो जो पुराने सोच के लोग हैं वही राज करेंगे अपन पर। हुँ,
और उससे क्या होता है कि हमारे और उनके विचार नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं, इस सबसे बड़ा कारण देश के विकास में यही चीज़ बाधक है। तो युवा आएगा, युवा सोच नई सोच के साथ बदलाव लाएगा समाज में, तब ही देश का और गाँव का विकास हो सकता है। तो आज के युवा को राजनीति में बहुत ज़रूरी है कि आना चाहिए। और आपके हिसाब से आप एक नेता भी हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि एक नेता में क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, वैसे तो नेता में बहुत सी मतलब क्वालिटियाँ होनी चाहिए, विशेषताएँ, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये होनी चाहिए कि नेता को वह काम नहीं करना चाहिए जो खुद नेता अपने लिए अच्छा नहीं समझता, वह काम नेता लोगों के लिए ना करे। जैसे? जैसे कि आपको कोई काम अच्छा नहीं लग रहा अपने व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन वही काम दूसरे के लिए करना चाहते हैं। जैसे कि आज हम वोट चाहते हैं लोगों से लेना, तो आज हम युवा वर्ग, जैसे कोई गरीब वर्ग का तबका है या कोई भी गाँव का वोटर है, तो उसके लिए हम शराब पिलाना चाहते हैं उसकी। उसको शराब दिन-रात पिलाने के लिए शराब दे देंगे। ठीक है? वोट के लेकिन टाइम पे। वोट के टाइम पर, वोट लेने के लिए। लेकिन वही शराब क्या हम अपने लड़के को पिलाएँगे? नहीं, वो नहीं पिलाएगा। है ना? तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम जो अपने लिए अच्छा कार्य नहीं समझते, वह हमें जनता के लिए वह कार्य हमें भी नहीं करना चाहिए। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपको वोट में खरीदते हैं, पैसों में खरीदते हैं, उनसे बचे रहिए, क्योंकि वो आपका वोट 5 साल के लिए खरीद लेते हैं, फिर इसके बाद वो आपको कभी नहीं मिलते हो। किसी टाइम पर आपकी कोई भी मदद नहीं करते, ना तो वो विकास लाएँगे उनका, फिर इसके बाद एक ही उद्देश्य रहता है कि मुझे जो मैंने पैसा लगाया है चुनाव में, मुझे वो निकालना है। और अब मेरा आपसे आपकी खुद की पर्सनल लाइफ़ से एक सवाल है कि आपने कोई अभी ऐसा कुछ अपने आप में ऐसा फ़र्क देखा है, जिससे आप अपने आप को बहुत गौरवशाली समझते हो? देखिए, हमने तो एक चीज़ देखा है अभी कि इतने से 33 साल की उम्र में हमने अभी कई हज़ार बच्चों को पढ़ा चुके होंगे शिक्षा के ज़रिए। जी। इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छी पोस्ट पर आज नौकरी कर रहे हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी न सरकारी नौकरी ना करके प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं। जी हाँ। तो उनके जीवन में कई तरह के बदलाव लाए हमने। तो हमें उन्हें देखकर बड़ा गौरवान्वित महसूस होते हैं। चलो, हमारे जीवन में हमने कुछ लोगों को तो सुधारा, या कुछ लोगों के जीवन में तो कुछ अच्छा किया हमने। आप युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो समाज में कि जो युवा वर्ग है वो अपने में क्या बदलाव लाए? और जो मतलब रटने के पीछे जो बच्चे पड़ रहे हैं, मतलब रटते जा रहे हैं, कुछ स्किल वगैरह नहीं सीख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा तो युवाओं से यही निवेदन है कि सबसे पहले आप लोग जितना भी हो सके सोशल साइट से दूर रहिए। मोबाइल का प्रयोग अपने केवल पढ़ाई के लिए कीजिए, बाकी सोशल साइट से दूर ही रहिए। क्योंकि आज का युवा अगर शिक्षित होगा, तो ही वो बदलाव ला पाएगा, तो ही वो अपने भविष्य में आगे जा पाएगा, और अपना और अपने परिवार का और अपने गाँव या अपने शहर का नाम रोशन कर पाएगा। देखो, अब कई लोगों के दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि तुम भी एक बच्चे हो और सर का पॉडकास्ट ले रहे हो, तो सर मैं अपने बारे में बता दूँ कि ये मेरी स्किल है और मैं इसे फ्यूचर में करना चाहूँगा, और मेरा ये सपना है कि मैं सब लोगों का पॉडकास्ट लूँ, एक अच्छी न्यूज़ और अच्छी खबरें लोगों को दिखाऊँ। इस उद्देश्य से मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कुछ काम कर रहा हूँ इस वजह से। लेकिन अगर आप बेफ़ालतू में अगर टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। यह बात सही है या गलत है? हाँ, ये सही है। क्योंकि देखिए, आप भी अगर ऐसा काम कर रहे हैं ना, कोई का पॉडकास्ट लीजिए, आप कोई सच दिखाइए या कोई आप सच समझाइए, पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज़ आप बताइए, तो वह आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर आप बेफ़ालतू की वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए बहुत ही खराब है। अगर आपके लिए एक समाज में एक चीज़ बदलाव के लिए दी जाए, तो आप सबसे पहले कौन-सी चीज़ को बदलेंगे जो आपको खराब लगती है? हम समाज में सबसे पहले सबको शिक्षित करना चाहेंगे जी हाँ। कि सभी लोग शिक्षित हो जाएँ, हुँ, क्योंकि शिक्षा के ज़रिए ही समाज में, क्षेत्र में या देश में बदलाव लाया जा सकता है, हुँ, और शिक्षा से ही सारी कमियों को दूर किया जा सकता है। जी हाँ। यानी आप जो जितने भी लोग हैं उनको शिक्षित करने की राह देंगे, और जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और नई चीज़ें सीखें, और हाँ, पैसा कमाने का कुछ ना कुछ तरीका अपने जीवन में लाएँ जो वो सही हो, क्योंकि पैसा कमाने के हज़ार तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सही तरीका होता है, उसी से आपको इज़्ज़त मिलती है। कि जो अभी देश की राजनीति चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की राजनीति इस समय बहुत खराब स्थिति में चल रही है, जी। क्योंकि देश में जात-पात पर ही राजनीति चल रही है, और ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि हमारा देश अनेकता में एकता रखता है। हमारे देश में विभिन्न संस्कृति के लोग, धर्म के लोग रहते हैं। जी हाँ। फिर भी हमारे देश में कोई ये नहीं कह सकता है कि भारत में एकता नहीं है। तो लेकिन इन समाजों के बीच व्यवस्था फैलाया जाएगा राजनीति के ज़रिए, तो समाज में क्या होगा? इससे अंदर ही अंदर कलह होगी, और देश में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। तो देश में ये चाहिए कि देश में सभी लोग मिल-जुल कर रहें और ऐसी राजनीति से दूर रहें। अब देखिए, क्या होता है कि अपनी लाइफ़ में, पर्सनल लाइफ़ में कभी-कभी ऐसा होता है कि एक समय ऐसा आता है कि हम खुद से हार मान चुके होते हैं, टूट जाते हैं, अगर कोई परीक्षा में फ़ेल हो जाएँ या फिर कुछ ऐसी कोई घटना घट जाए, तो हम अंदर से एकाएक टूट जाते हैं। तो क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पल आया है जो आपको शेयर करना चाहोगे? हाँ, लॉकडाउन जब लगा था कोरोना टाइम में, तो 2-3 दुर्घटनाएँ ऐसी हो गई थी हमारे जीवन में कि हमें अपने जीवन में ऐसे लगा था कि अब कुछ नहीं, बस सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर हमें प्रेरणा मिली कि कुछ चीज़ें देखकर, कुछ अच्छी किताबें पढ़कर, कि जीवन में कभी अंत नहीं है। आप कभी भी जीवन में चाहें तो सुधार ला सकते हैं और जीवन को ऊँचाई पर ले जा सकते हैं। कभी लेकिन जीवन सबसे बड़ा कारण है, जीवन कभी हार मत मानो आप।
जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। आप प्रयास करते रहिए, आप ये करने सफल जरूर होंगे। तो आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि यार वो भी कभी हार जाते हैं तो अपने आप को किस तरह से मोटिवेट करें और आगे बढ़ें? तो उन लोगों को तो हम यही कहना चाहेंगे कि अच्छे लोगों की जीवनियाँ पढ़ें। जितने भी महान लोग हुए अपने जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो लोगों के मन में भी विचार आया है, वो भी हारे हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने पुनः प्रयास किया और तब तक प्रयास करते रहते वो लोग सफल नहीं हुए। जैसे दिन और रात होता है, अगर दुख आएगी तो फिर उसके बाद सुख भी आना जरूरी है और आएगा। बस बात इस बात की है कि आपको अपने जीवन में मेहनत करना पड़ेगा जरूर, और बिना मेहनत के इस लाइफ में कुछ नहीं होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म ही पूजा है। और हाँ, आप भी अगर चमत्कार को मानते हो तो यह सबसे बड़ी आपका अंधविश्वास है, क्योंकि कोई चमत्कार नहीं होता है। देखिए, जब भगवान राम को बाली को मानना पड़ा तो कोई चमत्कार नहीं किया, वो भी भगवान थे, भगवान राम थे, तो वो भी चमत्कार करके बाली को सरबुद्धि दे सकते थे, रावण को सरबुद्धि दे सकते, भगवान की श्री कृष्ण कंस को सरबुद्धि दे सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि कहीं का चमत्कार भगवान ने खुद नहीं किया, क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर मैं चमत्कार इस संसार में छोड़ जाऊंगा तो लोग इसी चीज के पीछे जाना फिरेंगे। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लोग अभी भी चमत्कार के पीछे फिर रहे हैं। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने गीता का जिक्र किया है, तो भगवान ने भी गीता में उपदेश दिया है कि मतलब इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो मतलब हम एक कर्म निर्धारित कर लें कि हमें किसी कर्म को करना है, तो उस कर्म को करना ही है। आप सोचेंगे कि सोचे बैठे बैठे सोचते रहें कि वो कर्म अपने आप नहीं होगा। कोई भी चीज है तो अपने आप नहीं होगी, तो उसको आपको करना ही पड़ेगा। यानी कल करे सो आज करे सो अब, ये बात पूरी तरह सत्य होती है। और अगर आप भी किसी काम को टालते हो कल पे, तो उस काम को आज करने के लिए प्रण ले लीजिए। और जो कई लोग होते हैं वो ये पूछते हैं सफलता की कई परिभाषाएं हैं, हर आदमी के हिसाब से एक नई परिभाषा होती है। तो आपके हिसाब से सफलता की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या है? देखिए, हमारी नजर में सफलता का मतलब है इंसान की खुद की संतुष्टि। मतलब मनुष्य जो है वो अगर अपने कर्म से, अपने काम से संतुष्ट है तो वो इंसान सफल है। यानी अगर कोई उसने अपनी लाइफ में कोई टारगेट रखा है, तो अगर उसने वो पा लिया है, उसने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य उसने पा लिया और उस लक्ष्य पर पहुंचकर वो खुश है, उसे लग रहा है कि हमने अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया उसको पा लिया है, तो वही उसकी सफलता है। लेकिन अक्सर अब क्या होता है, जैसे कोई आदमी रहता है, वो सोचता है कि मैं 2 साल में 1 साल में 1 लाख रुपए कमा लूंगा, लेकिन फिर क्या होता है कि उसकी जो मन की शक्ति होती है, यानी जो संतुष्टि होती है, वो बढ़ती जाती है। नहीं, उसकी जरूरत बढ़ती जाती है। तभी तो हमने कहा ना कि सफलता का मतलब उसकी संतुष्टि। अगर आप अपने लक्ष्य को पाकर संतुष्ट नहीं है तो आप सफल नहीं है। अच्छा, वो सफलता आप सफल नहीं है। हाँ, जैसे कोई चाहे कि मैं कांस्टेबल बन जाऊं, कांस्टेबल के बाद वो ऐसा ही बने, तो ये उसकी बढ़ती सफलता है या जरूरतें हैं? अच्छा, जरूर उसकी जरूरतें हैं। यानी जो उसका फर्स्ट टारगेट था वही उसकी सफलता है। यानी उसने कांस्टेबल का सोचा तो वो कांस्टेबल बन गया, फिर इसके बाद जब वो ऐसा ही बना तो उसकी क्या है, वो जरूरत है उसकी। ठीक है, जरूरत जब तो जीवन रहेगा उसकी जरूरत कभी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वो कांस्टेबल रह गया और इसके बाद वो आराम से प्रयास करता रहे, तो उसकी वो जरूरत नहीं रहेगी। वो उसे ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए माइंड से कि हाँ मुझे ये चाहिए ही चाहिए। जब तक ये चाहिए शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जब तक सक्सेस इंसान तब तक खुश नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक है। और क्या है कि कई लोग डिप्रेशन में रहते हैं, कई लोगों को ये पता नहीं है कि जो संतुष्टि है उसकी सही परिभाषा क्या है। अगर आपने संतुष्टि शब्द, देखिए, संतुष्टि की सही परिभाषा तो यही है कि अपने पास जो चीज है, जो पर्याप्त है, वही सब है, उसमें ही खुश रहना चाहिए। उसके हिसाब से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक आप दूसरे को देख के अपना जीवन यापन करेंगे तब तक आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो चीज है, आप ये सोचिए, चलिए जैसे आप हमेशा ऊपर वाले को देखते हैं, ठीक है, अच्छा, लेकिन अच्छे कार्य के लिए आप ऊपर वाले को देखिए, लेकिन पैसे के बारे में, सफलता के बारे में ऊपर वाले को मत देखिए। क्योंकि जो चीज आपके पास है वही चीज कई करोड़ लोगों के पास वही चीज नहीं है। वही चीज, जैसे कि हमारे पास पर्याप्त भोजन है, पर्याप्त वस्त्र है, पर्याप्त सब चीजें हैं, लेकिन कई लोग अपनी देश में या दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास दो समय का भोजन भी नहीं है, तन पे पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें भी अपना जीवन यापन करना है कि जो हमारे पास है हम निरंतर प्रयास करें, उससे अच्छा करने का प्रयास करें। लेकिन ये ना सोचें कि हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब आप लोग डिप्रेशन में ना जाए, आप निराश ना हो, आप उस चीज को आप अच्छी संतुष्टि से भाव रखेंगे, हमारे पास जो अच्छा है हम उससे उन्नति करने का प्रयास करें, ना कि आप लोग निराशा में बैठे हैं कि नहीं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब हमारा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि आपका जो लाइफ में टारगेट है वो क्या है? देखिए, हमने तो अपने जीवन में एक ही चीज निर्धारित की है कि हम समाज में जितना हो सकता है उतना बदलाव लाएं और समाज के हित में जितना हम अच्छा कर सकें वो हमें अच्छा करना है। इसीलिए हम राजनीति में आए हैं। देखिए, अगर हम शिक्षा से नौकरी करते तो हम अपना भविष्य
निश्चित सुनिश्चित कर ली थी। लेकिन हमने नौकरी न करके शिक्षा ही क्यों पेशा चुना? वो हमने इसलिए चुना कि हम जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित कर सकें और उनके जीवन में बदलाव ला सकें, उन लोगों की मदद कर सकें। इसलिए हम एक शिक्षक बने। अब शिक्षक बन के हमें संतुष्टि इसलिए नहीं हुई कि शिक्षक बनने के बच्चों में बदलाव ला सके, लेकिन समाज में बदलाव कम आ पा रहा था। तो हमने शिक्षा के साथ राजनीति को भी अपनाया है। क्योंकि बच्चे भी समझेंगे शिक्षा के माध्यम से और बड़े समझेंगे राजनीति के माध्यम से। और मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने MBA किया है मैथ में। जी, MSc किया है हमने। अच्छा, MSc किया है। तो मैथमेटिक्स में MSc किए हुए हैं सर। और मैं आपसे एक और सवाल, लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप प्रधान बनते हैं या गाँव का सरपंच बनते हैं, तो आप क्या परिवर्तन लाएँगे अपनी ग्राम पंचायत में? देखिए, सबसे पहले तो हम शिक्षा पे जोर देंगे। जैसे कि देख लीजिए आप पंचमपुर या बानौली में आपको 8 तक स्कूल मिलेगा सरकारी, उसके बाद कोई स्कूल नहीं है। तो हम सबसे पहले तो यही चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में 12वीं तक स्कूल हो, जिससे बच्चे शिक्षित हो सकें। और 12वीं के स्कूल के अलावा एक लाइब्रेरी हो, जिससे जो उच्च क्लास के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको कॉम्पिटिशन वगैरह तैयारी कर रहे हैं, उनको तैयारी करने के लिए एक माहौल मिले। क्योंकि हर इंसान शहर में रह के तैयारी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। तो हमारा मकसद है कि गाँव में एक बढ़िया लाइब्रेरी, पुस्तकालय बनाए, जिसमें 24 घंटे लाइट, कंप्यूटर की सुविधा और सारी किताबों की सुविधा उपलब्ध हो, जिससे बच्चे शिक्षित हो सके। दूसरा हमारा फोकस रहेगा जो गाँव में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे वो नरेगा के जरिए हो या कई चीजें हैं जिनके जरिए भ्रष्टाचार फैला है। तो हम चाहते हैं कि जो योजना सही भी है, बस सही व्यक्ति तक योजना पहुंचे, गरीबों को सही में आवास मिले, गरीबों को सही में रोजगार मिले। और तीसरा कारण है गाँव में पानी की, कि कई घर ऐसे हैं जिनको पानी सही मात्रा में पानी नहीं होता, शुद्ध पानी। और खेतों में भी पानी की असुविधा है, तो हम चाहते हैं खेतों के लिए कई जगह DP रखी जाए और वहाँ पर मोटरों के जरिए पानी पहुंचा जाए। अगर ये चीज भी बिजली के जरिए होगी तो हम चाहते हैं कि एक हम खुद की ग्राम पंचायत सोलर प्लांट लगवाएं, जिससे हमारी ग्राम पंचायत में 24 घंटे लाइट रहे। मतलब एक पूरे जगह में सोलर प्लांट लगा देंगे, जिससे दोनों गाँव में 24 घंटे बिजली रहे। और जो ये बाहर से बिजली आती है वो गाँव उसकी जरूरत, ताकि सिंचाई भी होती है, गाँव में भी बिजली रहे। ये आपका सबसे अच्छा विचार है। और जितने भी आप में से कई अगर प्रधान लोग भी होंगे, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसा विचार, अगर आप अभी प्रधानी के पद पर हैं, सरपंच हैं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसा अपने जो ग्राम पंचायत है उसमें कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ लाइब्रेरी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे गांव मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ लाइब्रेरी नहीं है। मेरा खुद का गांव है, उसमें भी लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है कहीं भी, और लाइट की सुविधा तो ऐसी है कि पूछो ही मत। सबसे मेन चीज़ है पढ़ाई करने के लिए। मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट के नज़रिए से मैं भी ये कहना चाहूँगा कि एक लाइब्रेरी ये हर जगह होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ होती है खेल का मैदान। अगर बच्चे स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उनके लिए खेल का मैदान होना जरूरी है। हाँ, हमारा भी मकसद है कि गांव के बच्चों के लिए खेल का बढ़िया मैदान बने, जिससे बच्चे हर प्रकार का खेल खेलें, हर तरह का खेल खेलें। क्योंकि बच्चे देखिए अपने देश में इतना बड़ा देश है, फिर भी अपने देश में ओलंपिक के पद गिने चुने 2-4 पद आते हैं। तो हमारा मकसद है कि उस जरिए बच्चे, गांव के बच्चे उसमें प्रयास करें और अपने गांव और अपने देश का नाम रोशन करें। और एक ओपन जिम की भी जरूरत पड़े। बिल्कुल, एक व्यायामशाला की भी जरूरत है। ये काफी चीजें हैं जो हम बदलाव लाना चाहते हैं और काफी चीजें हम करना चाहते हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से लोगों के लिए क्या चीज़ बताना चाहेंगे जो वो खुद में परिवर्तन लाए? यानी जैसे मैं हूँ और मेरी ऑडियंस है जो मुझे देख रहे हैं, तो वो अपने आप में क्या परिवर्तन लाएँ जो उनमें कमियाँ हैं? देखिए, सब हम तो यही कहना चाहेंगे कि लोगों को अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। लोगों के अंदर परोपकार की भावना हो, एक दूसरे के प्रति नफरत ना हो, प्रेम की भावना हो, एक दूसरे की मदद करते रहें, और जितना हो सके मांस, मदिरा और नशे वाली चीज़ों से दूर रहें। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। हालांकि मैंने पहले किया था कि मैं एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या है कि दिमाग में सवाल आते जा रहे हैं। तो मैं क्या है कि जो आप लोग भी देख रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आपको भी ये लग रहा होगा कि एक सवाल और हो जाए, थोड़ी अच्छी सी बातें हो रही, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपके मन में ये विचार कहाँ से आया है कि लोगों को शराब से दूर रहना चाहिए? इसका कारण है, जहाँ हम ललितपुर में रहते हैं, तो वहाँ हमने देखा है मोहल्ले की स्थिति कई लोगों की, तो उनकी यहाँ खाने की भी दिक्कत है, अच्छा, रहने की भी दिक्कत है, मगर वो शराब पीना नहीं छोड़ेगा। तो हमने देखा है कि रात के जब 10-10, 11-11 बजे जब आते हैं शराबी, और उनके बीवी बच्चे बेचारे रोते हैं उनको ढूंढने के लिए कि वो डले कहाँ हैं, मिलेंगे कहाँ। तो जवान लड़कियां बेचारी न शिक्षित, उनको मतलब घर से बाहर निकल के उनको ढूंढने जा रही हैं, उनके बच्चे बेचारे ढूंढने को जा रहे हैं। तो गाली गलौज का माहौल है, बेचारे इतने गमगीन दुखी रहते हैं। तो ये माहौल हमने देखा है, और सबसे बड़ा कारण इसका शराब पी के ही लोग इतने बिगड़ गए हैं, जिसमें घर परिवार पूरी तरह से त्रस्त है। इसीलिए हमारे मन में विचार आया कि शराब ऐसी चीज है जिसको देश में पूर्णतः बंद होना चाहिए। हम सर के बारे में एक और सवाल पूछेंगे कि आपने ये तो बता दिया कि आप प्रधान बनने जाएंगे या सरपंच बन जाएंगे तो ये परिवर्तन लाएंगे, लेकिन समाज में आप देखते होंगे कि जो समाज में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। अभी तक कई ग्राम पंचायतों को आप देख चुके हो,
तो आप ऐसी कोई ग्राम पंचायत है जिसका उदाहरण हमारे ऑडियंस के लिए दे सकते हो कि यहाँ की ग्राम पंचायत अभी सबसे अच्छा काम कर रही है? देखिए, वैसे तो अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कई ग्राम पंचायत हैं जो काफ़ी अच्छी विकसित ग्राम पंचायतें हो गई हैं। हुँ, और एक मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत है, हुँ, तो वहाँ की जो सरपंच साहिबा हैं, हुँ, महिला हैं वो, हुँ, ठीक है? हुँ, चूँकि वो हमारे यादव समाज से ही हैं, इसलिए उनका नाम तो नहीं लेंगे हम। हुँ, तो उस ग्राम पंचायत में इतना विकास हो चुका है हुँ, कि एक शहर की तुलना उस गाँव से की जाती है। हुँ, उसमें वो सारी सुविधाएँ जो एक शहर में होती हैं, हुँ, उस ग्राम पंचायत में वो सारी सुविधाएँ एक महिला होकर, हुँ। महिला सरपंच होकर उन्होंने उस सारी सुविधा अपने गाँव में उपलब्ध करा दी। वो किस वजह से? क्योंकि वो शिक्षित हैं। शिक्षित हैं, हाँ। सारा कारण है शिक्षा का। हुँ। इसीलिए हमारा पहला और आखिरी प्रयास रहेगा शिक्षा का ही, हुँ। कि लोगों को शिक्षित करें। तो देखिए आस-पास के 1 से 2 किलोमीटर के या 3-5 किलोमीटर के लगभग इनकी ग्राम पंचायत में कोई भी 12वीं तक स्कूल नहीं है। 12वीं तक स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, हालाँकि प्राइवेट स्कूल हैं 2, लेकिन सरकारी स्कूल नहीं है, तो सरकार का प्रयास यही रहेगा कि वो सरकारी स्कूल लाएँ। तो अब मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूँगा आपसे, आप खुद ही कुछ विचार हमारी ऑडियंस के लिए बताएँगे लास्ट में जो आप कहना चाहेंगे, तो बताइए आप? देखिए, हम तो ऑडियंस से यही कहना चाहते हैं कि हमारा राजनीति में आके राजनेता बन के या संविधायक पद पाए, कोई लालसा नहीं कि हम कोई पैसे कमा के और बड़े लखपति अरबपति बन जाएँ। हुँ, हमारा इतना सा मकसद है कि हम राजनीति के ज़रिए समाज में कुछ बदलाव ला सकें। हुँ, जो आप गरीबों का पैसा है, हुँ, वही पैसे को हम सही दिशा में लगा सकें। हुँ, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि सरकारी पैसा है, सरकारी पैसा है। ये सरकार कौन है? सरकार कोई अलग से नहीं है। हम ही लोग सरकार हैं। हम जो अपना कर देते हैं ना, उससे ही पैसा बनता है। उसका पैसा ही हमारे ग्राम पंचायत में आता है। हुँ, और वो पैसा जो प्रधान प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रधान लोग होते हैं, जो कोई संवैधानिक पद वाले लोग होते हैं, अगर वो सही दिशा में प्रयोग करते तो अच्छा है। वरना अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपने जो उनके मत के लोग होते हैं, जो उनके समर्थक लोग होते हैं, हुँ, तो उन्हीं लोगों को वो पैसा लगा देते हैं और उनके काम करते हैं। जैसे कि देखा जाए तो गाँव में कई तो जिनके पास पक्के मकान हैं, ट्रैक्टर हैं, खेत खलिहान हैं, फिर भी उनको आवास दे दिया गया। जबकि जो सच में गरीब है, उसको ज़रूरत है आवास की, उसको आवास नहीं दिया गया है। हुँ, तो हमारा मकसद यही है कि हम उस पैसे को, जनता के पैसे को, जनता के हित में ही प्रयास कर सकें। क्योंकि देखा जाए तो देखिए, गाँव में अभी कोई 60 साल का हो गया तो पता चला उसकी वृद्धा पेंशन ही नहीं बनी है, या कई सरकारी सुविधा हैं उनका लाभ ही नहीं मिल रहा है। किसी को सम्मान निधि नहीं मिल रही है, तो किसी को विधवा पेंशन नहीं मिल रही है। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जो संवैधानिक पद पर रहकर उसको पूरा कराया जा सकता है। तो हम तो इतना ही प्रयास कर रहे हैं कि राजनीति में आके कुछ समाज में बदलाव कर सकें और जितना हो सके ज़रूरतमंद और गरीब वर्ग की मदद कर सकें। तो नमस्कार मित्रों, मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक खुश रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। जय हिंद। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जय हिंद।